12 नवंबर 2024 की रात लगभग 9 बजे के आसपास का वाकया था। उत्तर प्रदेश के इटावा के एक जंक्शन पर एक मल्होदर एक्सप्रेस आकर के खड़ी हो जाती है। इसी बीच में लोको पायलट की नजर पहुंचती है एक व्यक्ति पर। संदिग्ध प्रवृत्ति का वो व्यक्ति होता है। कभी इंजन के दाएं जाता था, कभी बाएं जाता था, कभी आगे तो कभी पीछे जाने की कोशिश कर रहा था। लोको पायलट ने जब उसको देखा, उस व्यक्ति को जाकर के देखा कि वो व्यक्ति इंजन के ठीक आगे जाकर लेट जाता है। इसी बीच में लोको पायलट को लगता है कि शायद ये व्यक्ति जान देने की कोशिश करता है। इसी बीच में उसने जीआरपी और आरपीएफ को सूचना देता है और सूचना देने के बाद उन्हें मौके पर बुलाता है। वो मौके पर आते हैं, उस व्यक्ति को रंगे हाथे पकड़ लिया जाता है जिस तरह की वो हरकत कर रहा था। लेकिन इससे पहले उस व्यक्ति ने उसने कुछ और भी हरकत की थी। दरअसल उसने अपनी खुद की पत्नी के व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था कि ये सब खत्म। पहले तो 4 लोगों के फोटो लगाता है, फोटो लगाने के बाद फिर लिखता है कि ये सब खत्म। एक जो सीओ सिटी होते हैं उनको भी एक पत्र भेजता है अपने व्हाट्सएप के माध्यम से और उसमें भी पूरी कहानी लिखता है। और कहानी लिखने के बाद साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने जो परिवार है उसका परिवार खत्म हो चुका है। 112 नंबर पर ये बताता है। इस तरह की बातें होती है। पुलिस उसे पकड़ती है और पकड़ने के बाद उससे जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार 4 लोगों का कत्ल क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है। जैसे ही ये बात वो बताता है, वो एक कहानी सुनाता है और इस कहानी को पुलिस वाले भी यकीन कर लेते हैं, मीडिया वाले भी यकीन कर लेते हैं और अगले ही दिन ये बात पूरे सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात गले नहीं उतर रही थी। असल में रिश्तेदारों ने आकर कुछ नई कहानी सुनाई, उसके बाद मीडिया सजग होती है, उसके बाद पुलिस सजग होती है, उसके बाद फिर असल कहानी जो निकलकर सामने आती है, लोग इस कहानी को सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति ने उन लोगों को अपनी गोद में खिलाया हो, आखिरकार उनका कत्ल इतने भयानक रूप से कोई कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा। इटावा के शहर कोतवाली का मोहल्ला लालपुरा लगता है। बात कर रही हूँ साल 2003 की। यही का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मुकेश वर्मा होता है, जिसकी शादी झांसी की रहने वाली नीतू से होती है। शादी होने के बाद उसकी जिंदगी बढ़िया चल रही थी, लेकिन 1 साल के बाद उनकी एक बेटी पैदा हो जाती है और जिंदगी और ज्यादा बढ़िया चलने लगती है। लेकिन वो नहीं जानता था कि ठीक 1 साल के बाद उसकी पत्नी को एक बीमारी यानी कि कैंसर की बीमारी होती है। वो उभर कर सामने आने लगती है। जैसे जैसे उस कैंसर की स्टेजेस आगे बढ़ती है, वैसे वैसे पत्नी की तकलीफ भी बढ़ने लगती है। एक दिन उसने अपनी पत्नी को नींद की गोलियां कुछ ज्यादा दे दी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। पत्नी की मौत हो जाती है, उसके बाद उसकी बेटी बचती है। वो अपनी बेटी के सहारे जीने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए और वो अपनी बेटी के सहारे जीने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए और गल्ला मंडी में उसने अपनी एक दुकान खरीद ली। दुकान खरीदने के बाद में उसका छोटा भाई उस दुकान पर बैठने लगता है। परिवार वाले कहते हैं कि भाई इस अकेली बेटी के सहारे कैसे जियोगे, इसलिए शादी कर लो। और परिवार वाले उसकी दूसरी शादी करा देते हैं रेखा नाम की लड़की से। रेखा नाम की जो लड़की होती है उससे उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसको फिर 2 बच्चे और होते हैं। एक बेटी का नाम रखता है काव्या, दूसरी बेटे का नाम रखता है अभिष्ट उर्फ आदि। इनकी पहली पत्नी से उसकी एक बेटी होती है, उसका नाम भाव्या होता है। दूसरी पत्नी से जो बच्चे होते हैं काव्या और अभिष्ट, 3 बच्चे हो जाते हैं। 3 बच्चों के साथ उसकी जिंदगी शानदार चल रही थी, बेहतरीन चल रही थी। वो शराब का कारीगर होता है, अच्छे अच्छे आभूषण बनाया करता था और परिवार के लिए अच्छा काम कर रहा था। लेकिन साल 2019 में वो अपनी पत्नी और साथ ही 3 बच्चों को लेकर मथुरा के वृंदावन जाता है दर्शन करने के लिए। वो नहीं जानता था कि उसकी मुलाकात किसी से होने वाली है। दरअसल उसकी मुलाकात एक स्वाति नाम की लड़की से यानी सोनी नाम की एक महिला होती है, उससे मुलाकात होती है। जैसे ही वो उस महिला को देखता है, देखते ही उसकी आंखें चार हो जाती है। उससे दोस्ती, उससे प्रेम हो जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। और जब जब वो महिला उससे बुलाया करती थी, जब जब उस महिला से बातचीत करता था, तो उस महिला के कहने पर वो चला जाया करता था और मिलने के कोई ना कोई बहाने ढूंढा करता था। खासकर अपनी पत्नी से कहता था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन दिल्ली न जाकर वो अपनी उस प्रेमिका के पास चला जाया करता था। दरअसल वो प्रेमिका जो होती है, जिसका नाम स्वाति सोनी होता है, और उसकी शादी होती है साल 2007 में उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के थाना औरई का एक मोहल्ला लगता है गणेश। वहां साल 2007 में उसकी शादी होती है। उसको भी 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक का नाम वंश, एक का नाम त्रिवंश रखा जाता है। और जैसे जैसे इसकी जो अपनी जो महिला होती है स्वाति सोनी, उसका पति से मोह भंग होता चला जाता है और वो उस व्यक्ति यानी मुकेश वर्मा से उसका मोह लगने लग जाता है, उससे उसके लिए प्रेम उभरने लग जाता है। इधर मुकेश वर्मा यानी कि रेखा से दूर जाने लगता है, अपने बच्चों से दूर जाने लगता है और वो अपने प्रेमिका के चक्कर में आने लगता है। दरअसल वो जो प्रेमिका होती है वो पहली पत्नी नीतू की ममेरी बहन होती है। शायद उसको वो शादी के वक्त से ही चाहता था, इसलिए साल 2019 में
उससे देखते ही उससे ज्यादा मोहब्बत हो जाती है और बहुत ज्यादा उसके क्लोज आ जाता है, करीब आ जाता है। दोनों के अवैध रूप से संबंध बनने लग जाते हैं और वो जब जब उनका मौका मिलता था तब तब वो एक दूसरे से मिलने के कोई ना कोई बहाने ढूंढते थे। अब इधर तो वो अपनी पत्नी से थोड़ा दूर जा रहा है, उधर वो अपने पति से थोड़ा दूर जा रही है। साल 2020 में उसने अपने पति के सामने कुछ ऐसी बातें शुरू किया जिससे उसका पति उससे दूर जाने लगता है। यानी कि उसके पति का नाम अर्पण होता है। अर्पण ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम शादीशुदा हो, इस तरह के काम ना करो, लेकिन उसे गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने पति को साल 2020 में छोड़कर अपने मायके आ जाती है और मायके यानी कि कानपुर के बर्रा थाने का सीग लोक होता है, वहां पर वो रहना सहना शुरू कर देती है अपने दोनों बच्चों के साथ। बीच बीच में अपना ससुराल जाती थी, वहां से आकर सामान लेने के लिए, और पति उसका डिप्रेशन में जाने लगता है। उसका मन सिर्फ लगता था तो सिर्फ मुकेश वर्मा में लगता था और मुकेश वर्मा का मन भी अपनी पत्नी में ना लगता इसमें लगता था। साल 2022 आता है। साल 2022 में मुकेश के भाई की अचानक ही मौत हो जाती है। उस भाई की मौत हो जाती है जो भाई उसकी गल्ला मंडी पर दुकान में बैठा करता था। अब दुकान खाली हो जाती है, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना दुकान बेच दी जाए। दुकान बेच देता है और जैसे ही दुकान बेचता है तो उसकी पत्नी जो होती है रेखा, ये बात उसे बिल्कुल भी नागवार लगती है कि वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सारे का सारा पैसा, सारे का सारा सब कुछ क्या अपने प्रेमिका को ही देते चले जाओगे, कुछ परिवार वालों के लिए रखोगे या नहीं रखोगे, बच्चों के लिए क्या करोगे। ऐसी बातों को देखते दोनों में तनातनी हो जाती है। इसके बावजूद भी उसने कानपुर में अपनी प्रेमिका के लिए एक दुकान का इंतजाम किया। दुकान का इंतजाम करने के बाद कानपुर के बर्रा थाने के खाड़ीपुर में ये शराब की दुकान खोलता है। उस पर खुद भी कभी कभी जाता था, लेकिन उसने अपनी प्रेमिका को पूरी तरह से हैंडओवर कर दी और अब प्रेमिका ही उस दुकान को संभाला करती थी और अपने बच्चों से दूर और प्रेमिका के नजदीक आना शुरू कर देता है। अब इसकी पत्नी ने इसे समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आता। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि वो उसकी पत्नी गुस्से में आकर कह देती है कि अगर तुमने गुस्से में कहती है कि अगर तुमने अपने आप को नहीं सुधारा तो मैं अपनी जान दे दूंगी अपने बच्चों के साथ। यहीं से उसे आइडिया मिलता है कि क्यों ना पूरा परिवार मार दिया जाए और कहानी को नया रूप दे दिया जाए। ठीक वैसे ही उसने करवा चौथ के आसपास उसने कोशिश की थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन उसने फिर कोशिश की। आखिरकार 11 नवंबर को उसे मौका मिलता है और 11 नवंबर को ही उसने अपनी जो प्रेमिका होती है उसको बुलवा लेता है। शताब्दी एक्सप्रेस से वो इटावा पहुंचती है और इनका घूमने का प्रोग्राम था। राजस्थान के खाटू श्याम में दर्शन करने के लिए जाना था, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका आ चुकी है, रेलवे स्टेशन पर उसे बिठाता है। बिठाने के बाद सीधा रोडवेज पहुंचता है। कहता है कि तुम सीधा कानपुर पहुंचो, बाद में मुलाकात करते हैं। ये बात 11 नवंबर की है, 11 नवंबर 2024। 11 नवंबर 2024 की शाम को अपनी पत्नी, अपनी दोनों बेटियां और अपने बेटे को वो नशीली दवाइयां देता है और नशीली दवाइयां देने के बाद उन्हें आराम से सोने देता है। जब वो सो जाते हैं, जब रात के 11 नवंबर 2024 की उस रात को जब वो सो जाते हैं, उसके बाद जो आंख खुलती है, सबसे पहले वो अपनी पत्नी के कमरे में जाता है, रेखा वर्मा के कमरे में जाने के बाद उसको हिलाता डुलाता है। उसको कोशिश कर रहा था कि उसकी नींद की जो गोलियां खाई थी उसका असर बहुत ज्यादा उन्हें हो गया था, इसलिए उस अपनी पत्नी का गला दबाता है। गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद नंबर लगाता है अपनी बेटी का, जो बड़ी बेटी होती है, जो पहली पत्नी से उसकी बेटी होती है, उसको भी डुलाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं जगी तो नहीं हुई है। उसने भी नींद की गोलियां खाई हुई थी, क्योंकि नींद की गोलियां देने वाला यही था। उन्हें धोखे से नींद की गोलियां शायद पिज्जा में मिलाकर खिलाई गई थी या किसी और चीज में, लेकिन ये काम मुकेश वर्मा के ही थे, ऐसे मीडिया रिपोर्ट बोल रही है। ऐसा पुलिस की जानकारी में आया है, ऐसा पुलिस की जांच में भी आया है। जब ये भाव्या के पास जाता है तो उसका भी किसी चीज से गला दबाता है और उसकी भी हत्या कर देता है। अब वो तीसरी नंबर पर पहुंचता है अपनी बेटी के पास, जो कि छोटी वाली बेटी होती है, जिसका नाम काव्या होता है। काव्या अभी ऊपर वाले कमरे में सोई हुई थी। हालांकि ये 4 मंजिला मकान है और 4 मंजिला मकान में लगभग 15-16 लोग रहते हैं, पूरा परिवार रहता है। कुल मिलाकर 3 मंजिल वो मकान 4th मंजिल पर भी रहते थे। किसी को भी इस बात की भनक नहीं हो रही थी कि 11-12 नवंबर 2024 की रात को इस घर के अंदर लगातार हत्याएं हो रही थी। पहले पत्नी को मारता है, फिर पहली पत्नी की बेटी को मारता है, उसके बाद अपनी दूसरी बेटी को मारता है, जो कि ऊपर वाले कमरे में सोई हुई थी। वो भी नींद में बिल्कुल बेसुध सोई हुई थी। गोलियों का असर उस पर भी बहुत ज्यादा था। जब उसे मार देता है, सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में वो अपने बेटे अभिष्ट के पास जाता है। उसके पास जाता है, उसको भी देखता है, हिलाता झुलाता है, लेकिन वो बच्चा भी जो था उस पर भी नींद की गोलियों का असर बहुत ज्यादा था, इसलिए उसका भी वो गला दबाता है और गला दबाने के बाद उसकी भी हत्या कर देता है। घर के अंदर उसने 2 बेटी, 1 बेटिया और 1 पत्नी, 4 की हत्या कर देता है। और 4 की हत्या करने के बाद सुबह 9 बजे के आसपास 12 नवंबर 2024 को ऐसे निकलता है जैसे कि घर में कुछ हुआ ही नहीं है। पूरे दिन शहर में इधर से उधर घूमता रहता है और घूमने के बाद 12 नवंबर 2008 की
2024 की रात लगभग 8:20 के आसपास अपनी पत्नी रेखा के स्टेटस पर कुछ फोटोज लगाता है और उसके बाद लिखता है ये सब लोग खत्म। इतना लिखने के बाद अब इस बात की जानकारी उसको भाई को लग जाती है और जैसे उसके भाई को पता चलता है ये स्कूटर से इधर उधर भाग रहा था, इसे सीधा पहुंच जाता है जंक्शन पर, यानी कि इटावा के जंक्शन पर जाने के बाद मरूहर एक्सप्रेस होती है और मरूहर एक्सप्रेस के पास वो इस तरह की अजीब सी हरकतें कर रहा था कि लोको पायलट की नजर पहुंचती है। जीआरपी आरपीएफ को फोन किया जाता है, सूचना दी जाती है कि मुकेश वर्मा को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस बीच में इसने सीओ सिटी को भी एक नोट भेजा था और उस नोट में उसने लिखा था साफ साफ कि मेरे 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, साथ ही मेरी जो जमीन थी वो हड़प ली गई है। अपने ही सगे भाई पर वो आरोप लगाता है, अपने ही फुफेरे भाई पर वो आरोप लगाता है। पुलिस सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और 15 नवंबर 2024 को अपनी जो फुफेरा भाई होता है उसको भी गिरफ्तार किया जाता है, उसके सगे भाई को भी गिरफ्तार किया जाता है। वो बार बार रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि साहब ये सब कहानी झूठी है, आप इस पर ट्रस्ट मत करो। पुलिस को यकीन इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक नोट लिखता है, लास्ट नोट लिखता है और उस पत्र में शायद झूठ नहीं होता। जब आखिरी वक्त में यानी कि कोई जान देने की कोशिश करता है, वो जा रहा हो हमेशा के लिए, तो शायद वो झूठ नहीं बोलता। पुलिस को यकीन हो जाता है, मीडिया को यकीन हो जाता है। लेकिन जब रिश्तेदार मैदान में आते हैं, रिश्तेदारों ने आकर जब पूरी कहानी सुनाई और कहानी सुनाने के बाद बताया कि इस कहानी में एक और किरदार है, उस किरदार का नाम है स्वाति। स्वाति यानी कि पहली पत्नी की जो ममेरी बहन है, उसके साथ में इसका अफेयर कई सालों से चल रहा था। अपने घर में वो कुछ भी नहीं देता था, सारा का सारा पैसा स्वाति के लिए दे दिया करता था। लेकिन जिस दिन हत्याकांड हुआ था वो उस दिन इससे एक दिन पहले तो आई थी, लेकिन जैसे ही अगले दिन उसको ये पता चलता है कि मुकेश वर्मा ने अपनी पत्नी अपने बच्चों की हत्या कर दी है, तो वो कोर्ट में मिलने के लिए चली आई। उसकी हिम्मत तो दाद देनी पड़ेगी, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन मुकेश वर्मा इतना शातिर था, जब वो सामने आती है तो अपनी प्रेमिका को ऐसे देख रहा था जैसे उसे जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है, क्योंकि वो उस कहानी का पार्ट था। लेकिन जब रिश्तेदारों ने जब कहानी सुनाई, सीडीआर निकलवाई गई और सीडीआर से उनकी कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो जो महिला है उसकी प्रेमिका वो हत्याकांड से एक दो दिन पहले से बिल्कुल लगातार संपर्क में थी, यानी शायद उसको पूरी जानकारी थी। पुलिस अभी इस मामले की हर एक कड़ियों को तलाश करने की कोशिश कर रही है और ढूंढ रही है। लेकिन जिस तरह की कहानी मुकेश वर्मा ने लोगों को सुनाई थी, वो कहानी तो पूरी की पूरी झूठी निकली और जो पुलिस की जांच में कहानी निकल कर आ रही है वो कहानी सच्ची है। इसके बाद अभी तक फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मुकेश वर्मा जिसने अपने चारों परिवार के सदस्यों को मारा है, उसकी प्रेमिका जिसने उसका दोषी बताया जाता है, लेकिन एक जो उसने पत्र लिखा था जिसमें कि अपने भाई का नाम और अपने फुफेरे भाई का नाम लिखा था, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। फिलहाल अभी 4 लोग जेल में हैं। अब इनमें से कौन छूटेगा कौन नहीं छूटेगा पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन जिस तरह से 4 लोगों को, बेकसूर लोगों की हत्या हो जाती है, उससे पूरा न केवल इटावा बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाता है और जहां जहां तक ये खबर फैलती है लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र लगभग 50-55 के आसपास होती है, उसे बुढ़ापे में प्यार हो जाता है, वो भी अपनी साली से, और वो अपने सगों को भूलकर उसके लिए उनकी हत्या कर देता है। हालांकि उसकी भी गलती थी, उसको भी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको अवेयर करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। अगली वीडियो में जरूर आपके नाम अनाउंस करूंगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।